संगीत न हो तो जिंदगी कितनी नीरस लगेगी, है ना। संगीत हमारे चारों तरफ है, यहां तक कि हमारे अंदर भी रचा बसा है। सांसों की लय भी एक संगीत ही तो है। सिर्फ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स ही नहीं, बल्कि आसपास की चीजों में संगीत है। जैसे कि घर की बाल्टी, प्लेट, खाली बर्तन। आपको जानकर हैरानी होगी कि लखनऊ के एक म्यूजिशियन घर की ऐसी ही चीजों के जरिए बच्चों को म्यूजिक सिखा रहे हैं। हम सबको पता है कि संगीत दिलों को जोड़ता है, लेकिन संगीत दरअसल बहुत कुछ सिखाता भी है। तन्मय मुखर्जी ने संगीत से जो कुछ भी सीखा है वो अब अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं। और वो बात यही है कि अगर आपके पास कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट न हो तब भी आपके पास म्यूजिक होता है, आप संगीत सीख सकते हैं और अपने जीवन में उसको ला भी सकते हैं। लखनऊ से मैंने इस म्यूजिक जर्नी को शुरू किया। इवन मैंने स्कूल टाइम से अपने, जब मैं छोटा 8-9 में टाइम में था, तब से मैंने लोगों को देखता था कि म्यूजिक कैसे बजाते हैं, रिदम कैसे बजता है, ड्रम कैसे बजता है। तो मैं देख देख के सबको इंस्पायर हुआ कि यार मुझे भी कुछ करना है इसमें। तो मैंने अपने पेरेंट्स से कहा मुझे कुछ इंस्ट्रूमेंट दिलाइए, तो उन्होंने कहा कि कुछ करो इसमें, कुछ इंटरेस्ट देखें, फिर हम आगे लेके चलते हैं इसको। तो मैंने घर के ही चीजों से, जैसे छोटे छोटे आपके पास बॉक्सेस होते हैं ना, उन बॉक्सेस को यूज करके मैंने कुछ रिदम बनाने की कोशिश की। यार इससे कैसे म्यूजिक निकलती है, ये क्या तबले का साउंड है, ये टेबल से कैसे आवाज निकलती है। तो उन्हीं आवाज का इतना फैसिनेशन मेरे अंदर था कि यार मुझे इससे इतनी अच्छी लग रही है, सब टेबल की आवाज, बीट्स और जो भी बीट्स निकल रही हैं, उससे मेरा इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ म्यूजिक की तरफ कि वो जर्नी मेरे को आज तक इस लेवल तक लेके आई। वो रिदम की जर्नी जो मैंने स्कूल लेवल से शुरू किया था, धीरे धीरे मैंने कंपटीशन स्कूल लेवल पे, स्टेट लेवल पे खेला। उसके बाद हमारे 2009 में एक हमारे यहाँ लखनऊ में बहुत बड़ा एक कंपटीशन जो कलर चैनल की तरफ से था वो ऑर्गेनाइज किया गया, और उसमें हम एज अ बैंड, अपने बैंड को, तृष्णा बैंड को मैं लेके गया और कलर्स चैनल पे हम लोग टॉप 3 तक पहुंचे। तो वो हमारी जर्नी जो है हमारे बॉलीवुड से लेके और पूरे इंडिया तक पहुंचने की सबसे बड़ा मेरे लिए वो ब्रेक था, क्योंकि वो ऐसा ब्रेक था जहां पे मैंने सारे दिग्गज कलाकारों से, हमारे गोविंदा, रितेश देशमुख, प्रीतम और जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर, बप्पी लहरी जी, सब लोगों से मैंने वहां पर पर्सनली मिला और उनसे काफी कुछ सीखने को मिला। कोविड टाइम तो देखा जाए तो सबके लिए बहुत ही भारी रहा है, और मैं प्रे करता हूँ कि ऐसा टाइम फिर ना आए किसी के लिए। और हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत टफ टाइम था, म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए तो खासकर। तो उस टाइम पे मैंने काफी, मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स से मैंने बात की, तो सब बच्चे बहुत परेशान थे कि मुझे म्यूजिक सीखना है लेकिन मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। तो मैंने काफी रिसर्च किया और मैं अपना रात दिन में सोचता रहता था मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ, सोसाइटी के लिए क्या ऐसा कर सकता हूँ कि सब घर घर तक म्यूजिक कोविड के टाइम में पहुंचे। तो कितने पेरेंट्स की कॉल आई, बच्चों की कॉल आई कि मेरे पास सर इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मैं सीखूं कैसे। तो मैंने इस माइंड को लगा के एक चीज मैंने कोशिश की कि मैं क्यों ना उन लोगों तक घर के चीजों से, जो आपके सराउंड में चीजें होती हैं, उन्हीं को यूज करके क्यों ना उनको म्यूजिक सिखाऊं। तो मैंने काफी घर पे रिसर्च किया, टाइम दिया, और जो भी घर के आपके बर्तन होते हैं, बॉक्सेस होते हैं जो जिसमें दाल भरी होती है, कोई चम्मच कटोरी होती है, उनको यूज करके कैसे उस रिदम को बजाना है, उसका मैंने वर्कशॉप शुरू की। और फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने कोविड के टाइम में 1000 बच्चों से ज्यादा उन बच्चों तक पहुंचाया, और पूरे पैन इंडिया में अलग अलग स्कूल्स के बच्चों कनेक्ट हुए, और वो इतना खुश हुए उसको देख के कि सर घर की चीजों से मैं बर्तन से ही म्यूजिक बजा रहा हूँ, रिदम बजा रहा हूँ। तो वो वर्कशॉप मेरे लिए बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग थी। मैं ड्रम्स 3 to 4 मंथ से सीख रही हूँ, और तन्मय सर बहुत ही यूनिकली सिखाते हैं। लाइक हम सिंपल ड्रम्स से तो सीखते ही हैं, बल्कि ऑल अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स और जो घर में इजीली अवेलेबल वाली चीज़ों से भी सीखते हैं। जैसे हम लोग ने बकेट से भी सीखा है, यूटेंसिल से सीखा है, डिफरेंट चीज़ों सीखा है। तो इससे आपका इंटरेस्ट और बढ़ जाता है इसमें। मेरा ड्रम्स में थोड़ा पहले से इंटरेस्ट था, लेकिन अब जब सीख रही हूँ तन्मय सर से तो और ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें बढ़ गया है। एक यूनिक एप्लीकेशन है कि आपके सामने अगर कोई डब्बा रखा है तो उसका कैसे यूज करके आप उसमें से साउंड निकालेंगे। तो सब कुछ आपके माइंड में, पहले आपका अगर बच्चों तक आपका माइंड आपका क्लियर है, अगर आप एक टीचर है वो अगर बच्चों के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता है तो बहुत इजी हो जाता है सिखाना। तो मैंने यही कोशिश की
कि बच्चों के जो ट्रैश ड्रमिंग होती है उसको पेंट के बॉक्सेस को यूज करके, घर के जो एम्प्टी जो प्लास्टिक के कंटेनर्स होते हैं उनको यूज करके कैसे उन्हीं एक्सरसाइज को बजाएं ताकि वो ड्रम जैसा साउंड करे। तो अब उन बच्चों को आप अगर ट्रैश और ऐसे लेके बैठाएंगे उन बॉक्सेस को तो एकदम ड्रम जैसा बजेगा, तो उनको भी बड़ा मजा आता है कि आप मुझे कोई भी अलग से इंस्ट्रूमेंट खरीदने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब आप सीखने के बाद आप इसको मूव कर सकते हैं और उनके लिए ये इंस्ट्रूमेंट बजाना, एक प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंट बजाना बहुत आसान हो जाता है। तो ये ट्रैश ड्रमिंग हमने जो स्टार्ट किया ये बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है बच्चों के लिए, बिकॉज उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है रिदम बजाने का और ड्रम्स प्ले करने का, और एक बार बच्चा अगर क्लियर और खुश हो गया तो इससे कनेक्ट होकर वो फुल फ्लेज आगे जाएगा। तो ये मेरा मेरा मेन अगर कहें आप उसको, एक मेरा ड्रीम था वो आज फुलफिल हुआ है एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। मैं 2 साल से ड्रम को बजा रहा हूँ और तन्मय सर बहुत अच्छा सिखाते हैं। और जैसे कभी मैं पढ़ाई कर रहा होता हूँ, जैसे अभी मेरे एग्जाम चल रहे हैं, तो अगर कभी रिफ्रेश होना होता है, कभी पढ़ाई के प्रेशर से फ्री होना होता है, तो मैं ड्रम बजाता हूँ और एकदम रिफ्रेश हो जाता हूँ, मेरा मन अच्छा हो जाता है। और ये इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं आपको एक प्लास्टिक का बॉक्स दिखा रहा हूँ और एक सेम चीज, सेम रिदम आप इस पे बजा सकते हो और वैसा ही सुनाई देगा। अब आपको मैं दिखाता हूँ, ये इसको बोलते हैं शेकर, जैसे लोगों के पास नहीं होता है। अब बच्चों ने बोला कि मुझे सर ये कहाँ मिलेगा, नहीं मैं जा सकता बाहर, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, आप अपने प्लास्टिक बॉक्स में कुछ दाल भरिए और तो ये एक्सपेरिमेंट है घर में। अब आप देखेंगे कि मैं बजा रहा हूं, ऐसा साउंड जो केवल ड्रम होने पे ही निकल सकता है। लेकिन अब आप क्या करोगे, अब आप चम्मच लेंगे और एक कटोरी लेंगे। सो ये एक तरीके का सब्स्टिट्यूट है, आप घर में ही रिदम बजाइए और घर के चीजों को यूज करके म्यूजिक क्रिएट करिए। तन्मय की तृष्णा बैंड काफी लोकप्रिय है, लेकिन उनको खास पहचान मिली है ट्रैश ड्रमिंग से। तन्मय घर की चीजों में भी म्यूजिक तलाश लेते हैं और बच्चों को भी इसके जरिए ट्रेन कर रहे हैं। उनकी एक और खूबी है, वो दुनिया भर के कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आपको अगर कुछ भी अच्छा करना है तो आपके घर में आज चैनल्स हैं, यूट्यूब है, कुछ भी अच्छा कंटेंट आप पोस्ट करिए और लोगों तक पहुंचता है। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं कि आप कहीं बड़े शहर तक जाइए तभी आपको ब्रेक मिलेगा। वही के चलते मैंने अपने कुछ वीडियोस, मेरे जो कार्य है और मेरे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसको मैंने यूट्यूब पे अपलोड करना स्टार्ट किया और मैंने बहुत सारे चैनल्स को प्रमोट करना शुरू किया। उसी के चलते मेरे को बॉम्बे से बहुत अच्छे दिग्गज कलाकारों से मुझे कॉन्टैक्ट मिला और आज 2019 में मैं जो बॉलीवुड क्वीन है सुनिधि चौहान जी के साथ मैं बांग्लादेश कॉन्सर्ट करके उनके साथ मुझे मौका मिला, बिकॉज वो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इतनी बड़ी सिंगर है उनके साथ, उनके बैंड में उनके साथ उनके सॉन्ग से प्ले करना उनके साथ, वो बहुत बड़ी मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी और वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा हूँ और शुक्रिया करता हूँ अपनी लाइफ को और म्यूजिक को। मेरे बेटे ने करीब 2 साल पहले तन्मय से सीखना शुरू किया था। उस समय तो हमने जस्ट एज हॉबी ही स्टार्ट कराया था, बट लेकिन विद द टाइम जैसा हमने फील किया कि एक इंस्ट्रूमेंट सीखने से बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप हुआ, पब्लिक फेयर निकला, लोगों से बात करने की एक जो झिझक थी वो निकली, प्लस एक स्ट्रेस बस्टर लगता है मुझे कि कभी पढ़ाई से बोर हो जाता है तो ड्रम बजाना शुरू कर देते हैं। तो एक बहुत तरह से स्ट्रेस बस्टर है, बच्चों को रिलैक्सिंग करता है। इसलिए मुझे लगता है कि हर एक बच्चे को कम से कम कोई ना कोई एक इंस्ट्रूमेंट तो सीखना ही चाहिए। फ्यूजन म्यूजिक जो है, फ्यूजन म्यूजिक आजकल का ट्रेंड है, बिकॉज क्या है कि हिंदी म्यूजिक एक अपनी जगह है और इंग्लिश म्यूजिक अपनी जगह, इन दोनों को मिक्स करके हम ऐसा फ्यूजन म्यूजिक क्रिएट करते हैं कि हर वर्ग के लोगों को वो अच्छा लगे, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे वो किसी भी एज का हो। फ्यूजन म्यूजिक ऐसा म्यूजिक होता है जो हर वर्ग के लोगों को पसंद आता है। तो मैं कोशिश ऐसा करता हूँ कि जितने भी हमारी ऑडियंस है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी, हर एक वर्ग को मैं उस तरीके का म्यूजिक सुना पाऊं जो उनके दिल को छू पाए और उनको कुछ म्यूजिक से कनेक्ट कर पाए। इंसान अगर ठान ले तो अपनी कमजोरी को भी ताकत बना सकता है। दिल्ली के रहने वाले 30 साल के हुसनैन अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते, लेकिन उन्होंने क्लासिकल डांस को अपना करियर बनाया और आज वो व्हील चेयर पर बैठकर ऐसी उड़ान भर रहे हैं जिस पर किसी को भी फक्र हो।
भरतनाट्यम में माहिर हुसनैन अपने दिव्यांग साथियों के साथ एक डांस एकेडमी चलाते हैं। जब जिंदगी हमसे सब कुछ छीन लेती है तब हमारी हिम्मत खत्म सी हो जाती है। जीना क्यों है, जिंदगी का वजूद क्या है, इस तरह के सवाल हमें कटघरे में खड़ा कर देते हैं। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवा रहे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में सब कुछ खो दिया था लेकिन अपनी हिम्मत और अपना हौसला नहीं खोया, और इसी के बलबूते पर आज वो पूरी दुनिया जीत रहे हैं। परिस्थितियों के आगे इन्होंने घुटने नहीं टेके, अपनी कमजोरी को ताकत बनाया और आज देश ही नहीं बल्कि वैश्विक पटल पर अपना नाम रोशन कर रहे हैं। मिलवाते हैं आपको इस VR1 ग्रुप से। VR1 संस्था की बात मैं करूं तो ये 9 लोगों के साथ में शुरू हुई थी, जिसमें 6 जो थे वो दिव्यांग लोग थे जो ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी के साथ में हैं, और जो 3 लोग थे वो हियरिंग इम्पेयर्ड थे। आज उन्हीं के साथ साथ में चलते हुए VR1 संस्था इतने बड़े स्केल पे काम कर रही है कि बहुत सारे स्कूल हैं जो इसके साथ में जुड़ चुके हैं और ये बहुत सारे फॉर्म्स को भी एक्सेप्ट कर रही है। जैसे इसने शुरुआत की थी तो क्लासिकल डांस फॉर्म करती थी, बट आज योगा ऑन दी व्हील्स करते हैं हम सब, मार्शल आर्ट ऑन दी व्हील्स करते हैं, जो मणिपुरी थांटा का प्रोफेशनली आर्ट फॉर्म है। इट इज़ अ वेरी डेंजरस आर्ट फॉर्म। जब आप उसको देखेंगे तो जो ओरिजिनल सोर्स फाइट्स होती हैं तो उसमें से जब स्पार्क्स निकलते हैं तो जो ऑडियंस होती है, वो जो बैठी होती है, वो मेस्मराइज हो जाती है कि क्या हुआ। मेरा नाम गुलशन कुमार है, मैं VR1 में पिछले 7-8 साल से जुड़ा हुआ हूँ। खुशी इस बात की है मेरे को कि जो इस VR1 के फाउंडर है वो हमारे साथ ही पढ़े लिखे हैं, साथ में ही हमने चीज़ें शुरू करी। पर उनका एक मोटिव था कि हुसैन जी का कि कुछ ऐसा करना है डिफरेंटली एबल के लिए, क्योंकि डिफरेंटली एबल लोगों ने बहुत यूज़ करते हैं। समाज में उनको बहुत नीची जाति से देखा जाता है, उनको वो डिग्निटी नहीं मिल पाती जो चाहिए होती है। लेकिन हुसैन जी का ये कहना था कि मैं खुद डिफरेंटली एबल होने के बावजूद ऐसा एक ग्रुप तैयार करूँगा जो नेशनल इंटरनेशनल अपने पैरों पर खड़ा हो सके और अपना समाज में एक नाम कमा सके। धीरे धीरे जैसे ईयर बाय ईयर हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती रही, एज ए फ्रीलांसर मैं वर्क करता रहा, काफ़ी सारे मैंने नेशनल इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस करे। तो 2013 में मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसी शुरुआत की जाए कि जिसमें एक इंक्लूसिविटी हो, जहाँ पे एबल्ड और डिफरेंटली एबल पर्सन्स को लेके कुछ नया किया जा सके। तो मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करी जिसका नाम मैंने रखा था लाइफ सक्सेस, जिंदगी की सफलता। बट ड्यू टू सम फाइनेंशियली क्राइसिस जो मुझे 1.5 साल के अंदर अंदर ऑफ करना पड़ा, 2014.5 में मुझे ऑफ करना पड़ा, मैं उसके साथ रन नहीं कर पाया। बट एक संकल्प था, एक दृढ़ इच्छा थी कि क्या ना कि क्यों हर एक दिव्यांग व्यक्ति की जो टीम होती है तो उसके जो लीडर होते हैं बेसिकली वो एबल्ड होते हैं, बट क्या नाम के वो जो प्रॉफिट्स होते हैं, जो फायदा उन बच्चों को मिलना चाहिए, वो उन बच्चों तक नहीं पहुंच पाता था कहीं ना कहीं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे जिंदगी में ये पता चले कि डिसेबिलिटी के साथ में भी लीडर बनना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो 2016 में मेरे साथ जो बच्चे परफॉर्म करते थे, मेरे साथ जो डांसर्स परफॉर्म करते थे, मैंने एक टीम बुलाई, एक मीटिंग करी। मीटिंग में मैंने ये देखा कि किस तरीके से हम उनको यूनाइट कर सकते हैं। तो जो 6 लोग थे जो मेरे साथ परफॉर्म करते थे, जिन्होंने नेशनल इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस करे हुए थे, मैंने कहा कि लेट्स मेक इट वन टीम टुगेदर। तो मैंने उनको प्रपोजल दिया, दे टूक देयर टाइम, उन्होंने अपना टाइम लिया, उसमें 1.5 मंथ्स का टाइम दिया था उन्होंने। तो फाइनली जून में हमें फाइनली अप्रूवल मिला सारे दोस्तों के साथ में मिलकर कि एटलीस्ट हमें स्टार्ट करना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि हमें फाइनेंस कहाँ से मिलेगा। सबसे बड़ी चीज़ थी कि बिना पैसे के आजकल जिंदगी में कभी कुछ नहीं हो सकता, बहुत यू हैव टू फेस लॉट्स ऑफ स्ट्रगल फॉर द मनी। तो हम सब लोगों ने जो हमारी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थी उसमें से पैसा इन्वेस्ट करके हम सब लोगों ने किसी तरीके से इस संस्था को स्टार्ट करा, VR1 को। हुसनैन बताते हैं कि करियर के तौर पर क्लासिकल डांस को चुनना उनके लिए आसान नहीं था। मुस्लिम फैमिली से होने की वजह से उन्हें घर में ही विरोध झेलना पड़ा, लेकिन वो अपने पैशन से डगमगाए नहीं और अपने सपनों को पूरा करने में अपने जैसे साथियों की मदद ली। मेरे साथ तो देखिए 2 या 3 प्रॉब्लम थी शुरुआत में डांसिंग को लेके, बिकॉज आई बिलोंग्स टू ए मुस्लिम फैमिली। तो आप जानते हैं आज से 15-20 साल पहले अगर आप जाएंगे तो डांस को मुस्लिम फैमिलीज में बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, इवन चाहे वो लड़का हो या चाहे लड़की हो।
लड़कियों के लिए तो बिल्कुल ही मना ही थी, और लड़के थोड़े बहुत थे जो अपने पेरेंट्स से रूड होकर शायद ये सारी चीज़ें कर लेते थे। उसमें से मैं भी था शायद एक। तो मेरे पेरेंट्स मुझे कभी डांस के लिए अलाउ नहीं करते थे। बट क्या होता था कि जब मैंने स्कूल के अंदर परफॉर्मेंस करा तो आई लाइक टू डू दिस, मुझे बहुत पसंद आता था वो सब चीज़ें करना ऑलवेज। और आज भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर डांस नहीं तो शायद हमारा दिल नहीं। तो मुझे ये एहसास हुआ कि कहना कि शायद कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं, बट मेरे पापा मुझसे कहते थे कि कभी भी अपने आंसुओं का समझौता किसी दूसरों को मत करने दो। कोशिश करो कि जो आंसू आपके बह रहे हैं वो खुद अपने आप पोंछो, क्योंकि अगर दूसरे लोग आपके आंसू पोंछेंगे तो वो आपसे कहना कि सौदा करने के लिए आ रहे हैं, बार्गेनिंग करने के लिए आ रहे हैं। हमें हर दिन कुछ नया सीखने के लिए मिलता है, तो उसी तरह से मैं डांस परफॉर्म सिखाता हूँ। साथ में मैं खुद ही व्हीलचेयर पर बैठ के भरतनाट्यम करता हूँ, जो बहुत मुश्किल फॉर्म है, जो एबल लोग सीखने में 15-20 साल लगा देते हैं, वो फॉर्म हमने सीखा हुआ है। तो मैंने 15 साल लगाए थे इस फॉर्म में सीखने के लिए। और वेदों में भी लिखा हुआ है कि जो शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं तो वो ये भरतनाट्यम नहीं कर सकते हैं। तो वो हमारे VR1 ने उसको चेंजेस करा और व्हीलचेयर बैठ के 3-3 घंटे का परफॉर्मेंस करते हैं। हेलो, मेरा नेम KARUNA है, करुणा है, और साइन लैंग्वेज मेरा साइन सिंबल है। VR1 में जब मैं एंटर हुई तो आज आई फील सो हैप्पी कि हसनैन इज़ देयर, और वो हमारे कॉन्फिडेंस को हमेशा मोटिवेट करते हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, और हमें सिखाते हैं कि डिफरेंटली एबल और हियरिंग इम्पेयर्ड, मतलब व्हीलचेयर के साथ में भी और हियरिंग इम्पेयर्ड परफॉर्म, दे ऑल कैन परफॉर्म टुगेदर एंड वी लव टू डू डांसिंग। और मैं हसनैन को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, VR1 को। मेरे को कैसे पता चला VR1 में एंटर होने के लिए? मैंने देखा कि डिसेबल्ड पर्सन्स आर परफॉर्मिंग, मैं उनसे मिली और मैंने देखा कि डेफ डिसेबल्ड ऑल दोनों के दोनों सेम है, तो VR1 के अंदर मुझे अपॉर्चुनिटी और मैं डांस कर रही हूँ। मैंने सिर्फ स्कूल में आना जाना ही करती थी, बट मैंने फर्स्ट से लेके BA क्लास तक अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली है। बट आई लाइक डांसिंग एंड आई लव टू डू डांस। मैं चाहती हूँ कि लाइफ टाइम तक मैं डांस परफॉर्मेंस करती रहूँ। कि आप जी कैसे सकते हैं, इससे बड़ी बात दुनिया में शायद कुछ नहीं हो सकती। और हमारा मोटिव यही है कि दुनिया में हर एक इंसान सिर्फ जीना सीखे, खुशी के साथ जीना सीखे, और ये बताया कि कहना कि मैंने जीते जीते ज़िंदगी में ये अचीव कर लिया, तो शायद आप भी कर सकते हैं। पहला मेरा प्राउड मोमेंट था जब मैंने शायद राष्ट्रपति जी APJ अब्दुल कलाम जी के लिए परफॉर्मेंस किया था, शायद 2006 में करा था मैंने, जनवरी में 26 जनवरी में रिपब्लिक डे में अपने परफॉर्मेंस करा था। परेड के 2 से 3 दिन के बाद में आपको पता होगा PM के साथ में और राष्ट्रपति जी के साथ में लंच के लिए जाया जाता है, तो APJ अब्दुल कलाम जी ने मेरे से उस दिन बात की थी। तो मुझे बहुत फक्र हुआ था कि एक्चुअली डांस के टाइम की वजह से इस डिसेबिलिटी को अगर हम छोड़ दें, कि हम कोशिश करें कि वी चूज नॉट टू पुट दिस इन अवर एबिलिटीज, तो हमने ये कोशिश करी। तो मैंने ये सोचा कि यार इतने बड़े इंसान, एक मिसाइल मैन जिन्होंने मुझसे बात करी, उस टाइम पे मुझे उनकी वैल्यू नहीं पता थी। आई वॉज ऑल्सो जस्ट ओनली 12-13 ईयर्स ओल्ड। तो जब वो परफॉर्मेंस करने के बाद जब मैं उनके साथ में खड़ा हुआ था, तो उन्होंने मुझसे बात की थी, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आपने कैलिपर क्या पैरों के अंदर भी कुछ पहन रखा है क्या? तो मैंने कहा था यस आई हैव वियर्ड समथिंग। तो उस टाइम में मैंने हिंदी में बोला था, बट उनको हिंदी नहीं आती थी, तो उनको समझ में नहीं आई वो चीज़। बट जो मेरे पास में मैम खड़ी थी, तो मैम ने उनको ट्रांसलेट करके बताया कि इनके दोनों पैरों में प्रॉब्लम है, पोलियो है, तो इन्होंने कैलिपर भी अंदर से पहन रखा है और ऊपर से ट्राउजर पहन रखा है। तो उन्होंने कहा ओके। तो इतनी बातचीत मेरी उनके साथ में थी। दैट वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। बच्चों को पढ़ाना आसान काम नहीं होता। एक अच्छा टीचर हमेशा इस बात का ख्याल रखता है कि पढ़ाई बोझिल न हो जाए। बच्चे खेल खेल में पढ़ाई कर लें, और इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। चंडीगढ़ के एक सरकारी स्कूल ने बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे प्रयोग किए हैं जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इस स्कूल में किताबों के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज पर जोर है। कहते हैं ना कि बच्चे देश का भविष्य होता है, और अगर भविष्य की नींव मजबूत हो तो खुद ब खुद देश उन्नति और विकास के रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। चंडीगढ़ के सेक्टर 21 मॉडल स्कूल में क्लासरूम के अंदर तो बच्चों को पढ़ाई करवाई जाती है, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज देकर उनकी नींव को भी मजबूत किया जाता है। वी बिलीव इन लर्निंग बाय डूइंग। तो हमें ये लगता है कि बच्चा जो भी है थ्योरेटिकली बुक्स में पढ़ता है उतना सीख नहीं पाता, रिटेन नहीं कर पाता जितना वो देख के प्रैक्टिकली किसी भी
एक्टिविटी को करेगा तो वो लाइफ टाइम उसको याद रखेगा। हमारा मोटिव ये है कि बच्चा जो भी देखे उसके माइंड में फॉर एवर लाइफ उसको याद रहे और उसको प्रैक्टिकली यूज करे अपनी लाइफ। सबसे पहले हमने एक लूडो बनाई है। लूडो को खेलने के लिए हमारे पास बहुत सारे इंटीजर्स की हमने लूडो बनाई है, जिसमें इंटेग्रल नंबर्स लिखे हैं, इक्वेशंस लिखी हैं। डिपेंडिंग अपॉन द क्लास लेवल वो बच्चा सॉल्व करता है और उसके सॉल्यूशन के हिसाब से वो मोमेंट में डालता है। और जो उसमें सांप सीढ़ी है वो भी मैथमेटिकल है। हमने उसमें मल्टीपल ऑफ 4 पे बोला है कि 2 स्टेप्स बढ़ना है, मल्टीपल ऑफ 5 पे 3 स्टेप्स पीछे आना है। तो इस तरह से सांप और सीढ़ी का कॉन्सेप्ट भी हमने मैथमेटिकल डाला है। देन हमने एक लूडो बनाई है। लूडो का जो कॉन्सेप्ट है वो भी अच्छा है कि उसमें बच्चा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सब समझ लेता है, कोऑर्डिनेट्स का कॉन्सेप्ट समझ लेता है। कॉपी पे जब वो करते हैं तो बहुत ही मुश्किल से करते हैं, पर जब वो यहाँ खेलते हैं तो उन्हें वो बहुत ही अच्छा लगता है और इंटरेस्टिंग वे में मैथ्स को सीख रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स हैं जिससे हमें बहुत अलग तरह की नॉलेज मिल सकती है। फर्स्ट ट्रैफिक पार्क एंड सिक्योरिटी पार्क इन आवर स्कूल। यहाँ पे बच्चा देखो बचपन से ही देखेगा हाउ टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हाउ टू क्रॉस द जेब्रा क्रॉसिंग, साइकिल पाथ पे कैसे करना है। तो आई थिंक वो लाइफ टाइम उसको याद रहेगा। वो अपने घर वालों को, रिलेटिव्स को, अपनी सोसाइटी को इसके बारे में जागरूक कराएगा। ये वर्किंग मॉडल है हमारा। ट्रैफिक रूल्स के बारे में सब कुछ यहाँ पे बता रखा है। ये इसलिए बना रखा है वर्किंग मॉडल ताकि छोटे बच्चे ये सब देख के सारे ट्रैफिक रूल्स सीख सके। एम्बुलेंस में ये है कि मोस्टली द स्टूडेंट्स जो एम्बुलेंस को देखते हैं, जब उनके पेरेंट्स देखते हैं, जब बड़े भाई बहन देखते हैं, तो एम्बुलेंस को रास्ता देते ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि हमें एम्बुलेंस को किस वे से देना चाहिए, लेफ्ट और राइट में। तो इसके लिए हमने एम्बुलेंस का एक लाइव मॉडल बनाया कि बच्चे ट्रैफिक रूल्स को पास करें, फॉलो करें, और उसके साथ साथ उसमें फर्स्ट एड किट है कि बच्चे यूज करना सीखते हैं कि हाउ टू मेजर द टेम्परेचर, बीपी, शुगर एंड स्मॉल किट। तो जैसे हमने बैंडेड कैसे करनी है, तो अगर स्कूल में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उसको यूज कर सकते हैं इजीली, और घर में भी यूज कर सकते हैं ट्रैफिक पार्क एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पार्क के जो भी रूल्स और जो भी हमने उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं। अगर कोई बच्चा इंजर्ड होता है तो इमीडिएटली हम उसको फर्स्ट एड दे देते हैं। एंड इमरजेंसी नंबर इज ऑल्सो देयर। स्टूडेंट्स को पता चल जाता है भी अगर हमें ऐसे कोई रोड पे इमरजेंसी होती है या घर में भी रोड इमरजेंसी होती है तो हमें 108 डायल करना है। नेक्स्ट टू दिस हमने बनाया हमने चंदन वाटिका। चंदन वाटिका आई थिंक दिस इज ऑल्सो द यूनिक वाटिका इन आवर स्कूल। तो उसमें हमने चंदन के पेड़ लगाए हैं। वो काफी हम न रहें उसके बाद तक भी वो चंदन के पेड़ बड़े सारे स्कूल में बन जाएंगे। नेक्स्ट है हमने एक छोटा सा गांव बनाया है, उसको हमने अपने कल्चर से जोड़ने की कोशिश की है। अलॉन्ग विद द कल्चर उसका एजुकेशनल पर्पस भी है। उसमें हमने छोटा छोटा जैसे रखा है कि पॉट, वो हमें फिजिक्स की स्टडी करने में हेल्प करता है कि बच्चे ये सीखते हैं कि घड़े में पानी ठंडा क्यों रहता है। इवेपोरेशन टाइप हो गया। जैसे कुआं बना है तो ओल्ड मेथड ऑफ इरिगेशन के साथ साथ वी कैन टीच मैथमेटिक्स विद द वेल कि हाउ टू मेजर द इनर सर्कमफ्रेंस, आउटर सर्कमफ्रेंस एंड हाइट, डेप्थ ऑफ द वेल के साथ हिस्ट्री के साथ जोड़ने की कोशिश की। वो हमने बनाया म्यूजियम जो लेटेस्ट है। म्यूजियम में हमने जितने भी हमारे पास स्कल्पचर्स पड़े थे जो 10 मॉडल में हैं, 10 में आर्ट म्यूजियम में पड़े हैं, उनको हमने एक आर्ट गैलरी बनाई। अब इन स्कल्पचर्स में देखिए कि इन स्कल्पचर्स को जब बच्चे देखते हैं तो इनको बहुत से बच्चे अपनी इमेजिनेशन से, अपनी कल्पना से इसको कॉपी करते हैं और उनको इससे मोटिवेशन मिलती है और वो आगे चलकर इसको एज ए प्रोफेशनल भी अपनी एजुकेशन में ले सकते हैं। इनसे इनको देखकर उनको ये पता चलता है कि आगे इसकी भी एक एजुकेशन है और उसको भी हम कंप्लीट कर सकते हैं। चंडीगढ़ के इस स्कूल में मैथ्स पार्क के अलावा भी ऐसा बहुत कुछ है जो बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ दूसरी चीजों में रुचि पैदा करता है। यहाँ बच्चों को खेती किसानी भी समझाई जाती है। मेडिसिन में इस्तेमाल होने वाले हर्ब्स की भी जानकारी दी जाती है। फाइन आर्ट सिखाने के लिए अलग से एक म्यूजियम भी है। इस तरह ये स्कूल पढ़ाई के साथ स्टूडेंट्स की पर्सनालिटी को निखारने पर जोर देता है। तो एक किचन गार्डन एंड हर्बल गार्डन बना हुआ है। किचन गार्डन में हम सब्जियां उगाते हैं, सैलड्स उगाते हैं जो बच्चों को ही देने के लिए काम आता है अलॉन्ग विद द मिड डे मील। और हर्बल गार्डन में हमारे पास नंबर ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स हैं
ड्यू टू कोविड हमने बहुत यूज किया। किचन गार्डन में सर हम सीजनल वेजिटेबल्स उगाते हैं, जैसे मूली, गाजर, शलगम, चुकंदर, और उनको उगा के फिर ये बच्चे ही काम करते हैं यहाँ पे, यही उगाते हैं बड़ी नेचुरल तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से। और वो जो भी हमारी जो प्रोडक्शन होती है उसको फिर हम मिड डे मील में बच्चों को सलाद के रूप में काट के उसको परोस देते हैं। मैन्योर बनाने का दो तरीके हैं। हमारे पास एक कंपोस्ट मशीन है लगाई हुई, और जो भी हमारा यहाँ पे जितने भी पत्ते वगैरह हम इकट्ठे करते हैं, जो भी घास वगैरह इकट्ठी करते हैं, वो मशीन उसको क्रश करती है, और क्रश करने के बाद उसको ये 2 दिन के प्रोसेस के बाद हम उसको निकालते हैं, और वो एक तरह से मैन्योर तैयार हो जाती है, कंपोस्ट पूरी तरह खूबसूरत कंपोस्ट बन जाती है। दूसरा तरीका हमारे पास, हमने एक कंपोस्ट पिट बनाई हुई है, उसमें भी हम जो है जो भी हमारे पास जितना भी वेट कूड़ा है या हमारे पत्ते वगैरह हैं जो भी है उसमें डालते हैं, और धीरे धीरे वो 2-3 महीनों में बन के तैयार हो जाती है। उसी का हम इस्तेमाल इसमें करते हैं। बुक्स में तो हम पढ़ते ही हैं मेडिसिन के बारे में, बट हमें एक्चुअल नॉलेज जो है हमें देखने से मिलती है। पहले टाइम में जैसे एंटीसेप्टिक्स नहीं होते थे ऐसे मेडिसिन, तो ये नेचुरल मेडिसिन जो यूज़ करते हैं हम, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। इनफैक्ट हमने यूज़ भी करी हुई है। जैसे अगर कभी हो जाए कुछ, हल्की सी बीमारी हो जाए, चोट लग जाए, तो इनका लेप बना के, ऐसे काढ़ा बना के हम यूज़ करके पी सकते हैं। आर्ट गैलरी में हमने मोर ओवर स्कल्पचर्स के साथ साथ जो हमारे टॉपर्स बच्चे हैं, स्टार्स ऑफ द स्कूल हैं, उनकी फोटोग्राफ्स लगाई टू मोटिवेट द अदर स्टूडेंट्स। मेरे बोर्ड्स में बायोलॉजी ली थी मैंने मेडिकल फील्ड से, और मेरे 97% आए हैं सीबीएसई बोर्ड्स में, और मेरे नीट भी दिया था जिसमें मेरे 603 मार्क्स है 720 में से, और अभी काउंसलिंग शुरू होगी तो फिर मैं यहाँ पर GMCH 32 का एम करूँगी। ये इतने सारे हमारे टॉपर्स दीदी भैया, इनकी फोटोज वगैरह लगा रखे हैं, इनके बारे में लिख रखा है, इनके मार्क्स कितने हैं। इससे मेरे को इतना ऐसा मैं फील कर सकती हूँ कि जब मैं बड़ी क्लास में जाऊँ, +1 +2 में जाऊँ, और जब स्कूल में जाऊँ, स्कूल से मतलब कॉलेज में एडमिशन लूँ, तो मेरी भी फ़ोटो इसमें हो, मेरे और फ्रेंड्स हैं जो अच्छे अच्छे, उनकी फ़ोटोज़ हो, और जिससे मतलब और जो बच्चे स्कूल में एडमिशन लेंगे उन्हें इंकरेज मिले कि हमें भी ऐसे मतलब अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं और हमारी भी फ़ोटोज़ यहाँ पे लगे। दिग्गज शायर निदा फाजली का एक मशहूर शेर है, अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए। गम ना भी हो तो ये काम खुशी खुशी किया जा सकता है। घर में बिखरी और लगभग बेकार हो चुकी चीजों को कुछ ऐसे सजाएं कि उनकी शक्ल बदल जाए, और वो भी एक क्राफ्ट में तब्दील हो जाए। ये इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको टिप्स चाहिए तो जोधपुर के अजय शर्मा से मिलिए। कबाड़ से ऐसी ऐसी चीजें बनाई हैं कि आपको यकीन नहीं आएगा। हर चीज यहाँ जानी पहचानी है। हर सामान ऐसा है जिसका पहले कभी आपने इस्तेमाल जरूर किया होगा, लेकिन रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली उसी चीज की बदली हुई सूरत चौंका देती है। कोई कह सकता है कि यह कबाड़ से किया गया जुगाड़ है, लेकिन जो जानते हैं, समझते हैं, उनके लिए यह आर्ट है, एक कला है जिसका चलन दुनिया भर में बढ़ा है। आज स्क्रैप आर्ट की एक एक पीस की कीमत हजारों में नहीं बल्कि लाखों में है। घरों में अरसे तक इस्तेमाल किए जाने के बाद बेकार हो चुकी ऐसी चीजें जिन्हें आमतौर पर फेंक दिया जाता है या कबाड़ी को बेच दिया जाता है, उनसे कलाकृति बनाने का काम करते हैं जोधपुर के अजय शर्मा।
मेरी हैंडीक्राफ्ट की शुरुआत तकरीबन 8 साल पहले हुई और जब हमने शुरू किया हैंडीक्राफ्ट तो तब भी हमने जो स्टार्ट किया था वो हमने पुरानी बेकार पड़ी चीज़ों से शुरुआत की थी। पुरानी जीन्सें होती थी उससे हम प्रोडक्ट बनाते थे, पुराने ब्लैंकेट्स होते थे और गेहूं और शक्कर की जो बोरियां होती है वेस्ट या दरियां होती है पुरानी, उससे हम प्रोडक्ट बनाते थे। और हमने इंटरनेशनल फेयर्स भी काफ़ी किए। हमने यूके फेयर किया, सिंगापुर किया, हांगकांग किया, इसके अलावा हमने जर्मनी फेयर किए। लेकिन इस पुराने कबाड़ की चीज़ों को लोगों को एक्सेप्ट करने में समय लगा। तकरीबन 3 फेयर मैंने किए और उसके बाद धीरे धीरे ये चीज़ें चल निकली। तो हमने धीरे धीरे इसको रिवाइव किया कि इसमें और चीज़ें क्या ऐड ऑन कर सके। तो फिर हमने कुछ साल पहले ही ऑटोमोबाइल फर्नीचर की शुरुआत की। पुराने जो लूना होती थी, स्कूटर होते थे, टैक्सी होती थी, एम्बेसडर कार, उनको काट पीट करके हम फर्नीचर बनाते थे। तो जब हम वो गाड़ियां खरीदते थे तो उनके अंदर के इंजन और पार्ट्स भी निकल जाते थे जो हमारे लिए वेस्ट था। तो फिर उसके बाद हमने 2-3 साल बाद सोचा कि क्यों ना इसी से भी कुछ शुरुआत की जाए। तो ऐसे करके ये चेन चल निकली और आज तकरीबन 40 देशों में एक्सपोर्ट है मेरा। बहुत अच्छा चल निकला सर काम। फिर हमने ऐड ऑन करते गए और प्रोडक्ट्स बनते गए। तकरीबन 10,000 तरह के प्रोडक्ट डिज़ाइन कर चुका हूं मैं रिसाइकिल्स के। और रिसाइकिल में आप देखिए कितनी तरह की चीज़ें होती है। इंजन शाफ्ट होते हैं, मोटरसाइकिल के शॉकर होते हैं, चेन होती है और बेरिंग्स होते हैं, इंजन शाफ्ट, क्लच प्लेट्स, कई तरह की चीज़ें होती है। उनको हम मिक्स करके जोड़ के, क्योंकि एज ए हैंडीक्राफ्ट डिज़ाइनर मैं काम भी कर चुका हूँ, मुझे लगता है कि मैं इनको आराम से डिज़ाइन कर सकता हूँ। अभी हमने मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट किया है। तो इन प्रोडक्ट्स को अब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। और कुछ क्या है कि जैसे आज ग्लोबल वार्मिंग और इस तरह के मुद्दे जो बहुत ज्वलंत मुद्दे हो चुके हैं, तो बाहर लोग बहुत अवेयर है इन चीज़ों को लेके, एनवायरनमेंट को लेके। तो वो इन रिसाइकिल चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि रिसाइकिल से हम इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं। तो मैंने जब एक काउंटर बनाया था, बार काउंटर, जब सबसे पहली बार मैंने वो बनाया तो मुझे लगा कि कुछ बहुत डिफरेंट चीज़ बनी है। और जब वो हमने अपने बायर से शेयर किए, फोटोग्राफ्स, वीडियो वगैरह शेयर किए, तो उसकी सबसे बढ़िया मेरे को सेल मिली। अजय हर कलाकृति को खुद डिजाइन करते हैं और खुद ही बनाते हैं। अब तक कबाड़ से हजारों ऐसी कलाकृतियां बना चुके हैं जिनको खूब सराहा गया और जिनकी अच्छी खासी कीमत भी मिली। उनके काम और उनकी कला को बाजार तो मिला ही है, सम्मान भी बहुत मिला है। वो लगातार कुछ अलग, कुछ अद्भुत करने की कोशिश में रहते हैं। एक अलग तरह की अनुभूति होती है, एक अलग तरह की फीलिंग आती है कि मैं एक बिल्कुल लीक से हटके काम कर रहा हूँ, जो आज एनवायरनमेंट सेफ्टी के लिए कहीं ना कहीं एक भूमिका अदा कर रहा है। और मैं एक बिल्कुल लीक से हटके काम कर रहा हूँ। कई अवार्ड्स मिले हैं और हमारी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया गया, अलग अलग संस्थाओं से किया गया, सरकार द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया और राज्य स्तर पे, नेशनल लेवल पे काफ़ी अवार्ड भी मिला है। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हमको मिला है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स मिला है। और अभी हम एक चीज़ और बना रहे हैं स्क्रैप से, जो गिनीज बुक में सम्मिलित होने जा रही है बहुत जल्द। राजस्थान और खासतौर पर जोधपुर में विदेशी सैलानियों का जमावड़ा रहता है, तो अजय शर्मा की कला के कद्रदान भी हैं और प्रमुख खरीदार भी। इसलिए कोरोना काल में सैलानियों के नहीं आने से उनके काम पर असर पड़ा। इस दौरान यूरोप के बाजार में भी खरीदार घटे, लेकिन अब धीरे धीरे चीजें पटरी पर आ रही हैं। अच्छी पढ़ाई यानी प्राइवेट स्कूल,
पूरे देश में यही सोच है। लेकिन आपको जानकर अच्छा लगेगा कि उत्तराखंड में एक सरकारी स्कूल ऐसा भी है जहां दाखिले के लिए लंबी कतारें लगती हैं। एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। 150 साल पुराने इस स्कूल ने पढ़ाई लिखाई में जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वो कमाल की है। जब्बर बालों वाले गुब्बारों से गालोवा लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बा। कुछ चोकर से तोन फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से ऊपर वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह शेरों से मत वाले बा। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह करते सदा, कुछ अपने थैलों से छुपके सर बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते, ढोलक ढोल बजाते बाजार, रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके बाण नदी नालों में राते, भी लगते बहुत बड़े हैं मन के भोले भाले बादल। सन 1872 में इस सरकारी स्कूल की नींव रखी गई, यानी कि 150 साल बाद आज ये सरकारी स्कूल तमाम प्राइवेट स्कूल्स को मात दे रहा है। यहाँ के बच्चे सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि कला, खेलकूद और अन्य गतिविधियों में भी प्राइवेट स्कूल से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10 कदम आगे हैं। और मुझे लगता है कि जिस शिक्षा के दौर से, जिस शैक्षणिक दौर से हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज गुजर रही हैं, उन सभी शैक्षणिक संस्थानों को स्कूल से एक सीख लेनी चाहिए, क्योंकि ये स्कूल अपने आप में वाकई एक मिसाल कायम कर रहा है। शर्मा जी के नेतृत्व में जो ये स्कूल चल रहा है यहाँ पे, ये अपने आप में एक मिसाल है पूरे उत्तराखंड में, पूरे भारत में। जिस तरीके से यहाँ पे क्लासेस चलती हैं, जिस तरह यहाँ पर शर्मा जी का अपना सहयोग है, सभी लोगों का, अभिभावकों का, ये अपने आप में मिसाल में। प्राइवेट स्कूल निकाल लो तो नाम बोलता है, लेकिन यहाँ पर जो कपकोट मॉडल स्कूल है, ये अब इनका काम बोलता है। यहाँ पे इनका काम बोलता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे बहुत दूर क्षेत्र से लोग यहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ाने आते हैं। कम 60-70 किलोमीटर दूर से अपने बच्चों को यहाँ पे किराए में रह करके अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ाते हैं। 1 अप्रैल 2016 को इसको स्टेब्लिश किया गया मॉडल के रूप में। तो तत्कालीन जो शिक्षा अधिकारी थे, उनके द्वारा जो एक टीम गठित विद्यालय के लिए की, उसका एक परिणाम था कि उन्होंने ईमानदारी से विद्यालय को अपना योगदान दिया। बच्चों के साथ जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है या फिर बच्चे की जो डिमांड्स होती हैं, उनके अनुरूप उन्होंने काम किया। और साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत बार गवर्नमेंट विद्यालयों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, तो हमारे जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि लोग हैं या उन सब के सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से विद्यालय को जब विद्यालय की कोई आवश्यकताएं रही है, उनके पास गए हैं, तो उन्होंने उन आवश्यकताओं को पूर्ति की है। मेरा बच्चा क्लास 4th में इस विद्यालय में अध्ययन करता है, और यहाँ की पढ़ाई को देख के और यहाँ के जो है पूरा स्टाफ का जो पूरी मेहनत और लगन से सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, चाहे वो खेल कूद में हो, पढ़ाई के साथ साथ जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम, हारमोनियम, खेल कूद, सब चीज़ में यहाँ बच्चों का जो है चौमुखी विकास होता है। इसलिए मैंने अपने बच्चे को यहाँ जो है पढ़ाई के लिए भेज रखा है। प्राइवेट स्कूल में जितनी चीज़ें होती नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा मतलब इस विद्यालय में होती हैं। आप स्पोर्ट्स से देखिए, कल्चरल प्रोग्राम देखिए, या क्विज वगैरह भी, या एजुकेशन के क्षेत्र में
किसी भी कंपटीशन में। तो इस टाइप से अगर आप देखते हैं, जबकि सीमित संसाधन है, बड़ी बात है, अगर संसाधन बेहतर होंगे तो और बढ़िया रिजल्ट मिल सकता है। I read in class 4A. My school name is Government Model Primary School कपकोट। मेरे को ये स्कूल बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और मैंने आज तक जहाँ भी स्कूलों में पढ़ा है वहाँ इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती थी, लेकिन मैं इस स्कूल पे आई तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मेरे को यहाँ की पढ़ाई बहुत पसंद है। सभी अभिभावक ये जानते हैं कि इस स्कूल में डालें, क्योंकि यहाँ जब एडमिशन स्लिप मतलब वो लगी थी तो यहाँ बहुत पेरेंट्स थे, किसी का तो नंबर आया ही नहीं। और इसलिए क्योंकि ये घोड़ाखाल और नवोदय में भी निकलते हैं बच्चे, और जैसे बच्चे होमवर्क करने में करते हैं। अब तो टीचर बहुत अच्छे हैं यहाँ। बच्चों की जो वैकेंसीज होती हैं वो 60 to 70 ऑल ओवर हमारे पास क्लास फर्स्ट में ऐसे ओपनली एडमिशन होते हैं। बीच के क्लासेस में हम कुछ एडमिशन ले पाते हैं। 60 to 70 के एवरेज पर हम पेरेंट्स 400-500 की ऐसी संख्या रहती है जो डिमांड करती है कि एडमिशन हो। 1872 की स्थापना का यह विद्यालय है और इसने तमाम प्रकार के दौर देखे और जो विकासखंड में प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में जो काम अंग्रेजों के समय में भी हुआ करता होगा तो इस विद्यालय ने ये देखा है। 1931 में इसके जीर्णोद्धार भी किया गया और विशेष चमत्कार फिर जब 2016 में विद्यालय को उत्तराखंड सरकार के द्वारा मॉडल विद्यालयों के रूप में इसकी स्थापना की गई। यहाँ बहुत अच्छे टीचर हैं और जो सर हैं प्रिंसिपल, वो हमारे लिए बहुत अच्छी चीजें करते हैं, पूरे स्कूल के लिए करते हैं। आमतौर पर हर माता पिता, हर अभिभावक यही चाहता है कि उसका बच्चा अच्छी शिक्षा और बेटर एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन के लिए निजी स्कूल में दाखिला ले। यहाँ तक कि सरकारी स्कूल के शिक्षक भी अपने बच्चों को निजी यानी कि प्राइवेट स्कूल में ही डालते हैं। लेकिन आपने ऐसा बहुत ही कम देखा होगा कि किसी परिवार ने अपने बच्चे को निजी स्कूल से निकालकर सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवाया हो। लेकिन उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के गाँव में ऐसा सच हो रहा है, क्योंकि यहाँ का सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों को भी मात दे रहा है और एक मिसाल कायम कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही। गुड न्यूज टुडे पर कल रात 9 बजे फिर आऊंगी देश की बात सुनाने। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।